बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज वसीम मोहम्मद खान और आज आपके सामने कासिम नामा की अगली किस्त पेश की जा रही है। सामीन, अल्फा के बारे में कि 5 साल आप पैदावार किस तरीके से बेहतर ले सकते हैं, ये प्रोग्राम उस शेड्यूल को कवर कर रहा है और आज इसकी ये आखिरी किस्त है और अगली किस्त जो है वो आपके सवालों के जवाब पर मुश्तमिल होगी। आपने पहले भी कई सवाल पूछे हैं और इंशाअल्लाह ताला जो इसके बाद आने वाली किस्त होगी कासिम नामा की, उसमें आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। सामीन, मैं आज एक किताब पढ़ रहा था मौलाना रूमी के बारे में। उसमें उन्होंने लिखा था कि खुशहाली की कदर कौन कर सकता है। उसमें बताया गया था कि खुशहाली के बाद जो आदमी बदहाली देखता है, उसको जो कदर होती है खुशहाली की, वो दूसरे आदमी को नहीं हो सकती। और हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि या अल्लाह ताला अच्छा वक्त दिखाने के बाद बुरा वक्त कभी ना दिखाए, इसलिए कि जो जिसने अच्छा वक्त देखा होगा उसने अपनी जिंदगी को एंजॉय किया होगा और बदहाली के अंदर उसके लिए अपने आप को संभालना मुश्किल होगा। कासिम खान साहब ने मुसलसल तजुर्बात के बाद आज इस लेवल पर पहुंचे हैं कि आपको वो तरीके बताएं जो मुसलसल ये बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये फसल जो आपने एक मरतबा लगाई है, ये 5 से 6 साल तक चल सकती है। पिछली किस्त के अंदर हमने मामला खत्म किया था कि अल्फा के अंदर सबसे बड़ा इशू वीड्स की मैनेजमेंट का है, जड़ी बूटियों का। और ये जड़ी बूटियां चूंकि पाकिस्तान में 4 सीजन है, तो हर 4 सीजन जब भी सीजन तब्दील होता है तो एक नई जड़ी बूटी बाहर आ जाती है। तो आज हम कासिम नामे की अगली किस्त पर चलते हैं। मैंने जहमत दी है जनाब कासिम खान साहब को और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी तंदही के साथ, पैशन के साथ, कमिटमेंट के साथ ये अपने सारे काम छोड़कर आपकी भलाई के लिए ये यहाँ तशरीफ लाते हैं। तो आज मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि खान साहब, हमने इस प्रोग्राम को खत्म किया था बिजाई से लेके जमीन की तैयारी से लेके वीड मैनेजमेंट तक जी। आज आप आगे चलें और बताएं कि इसके बाद क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, जहां से हमने पिछला प्रोग्राम खत्म किया था, हम उसी प्रोग्राम से अपना स्टार्ट लेते हैं। तो आज के जो टॉपिक्स हमने इस प्रोग्राम में कवर करने हैं, जो हमारी 5 साल लूसन के लिए बहुत जरूरी हैं, उसमें पहला जो नंबर है हमारा, वो लास्ट इरिगेशन बिफोर कट, यानी कटाई से पहले आखिरी पानी आपने कब लगाना है, तो उसको हमने देखना है। दूसरे नंबर पे हमने अपनी डिजीज मैनेजमेंट को चेक करना है, वो किस तरह से हमने कंट्रोल करनी है। तीसरे नंबर पे हमारा आज का प्रोग्राम जो है उसमें है इंसेक्ट मैनेजमेंट। फिर इन्हीं दोनों चीज़ों से रिलेटेड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के बाद हमने क्रॉप की हार्वेस्टिंग और कटिंग साइकिल्स को डिसाइड करना है कि हमने कटाई कब करनी है। अब ये हमारा लास्ट प्रोग्राम होगा। इसके बाद आपके जितने भी सवाल हैं, जितने पिछले प्रोग्रामों के रिलेटेड भी हैं जो आपने पूछे हैं, हम अपने तजर्बे की बुनियाद पर भरपूर कोशिश करेंगे कि हम उनका आपको जवाब दें। आज का हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। लास्ट इरिगेशन जो है हमने बिफोर कट, तो लूसन को कटाई करने से पहले आखिरी पानी हमने कब लगाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लूसन का पानी जो है वो हमने उसको बहुत एहतियात से लगाना है। ओवर इरिगेशन, अंडर इरिगेशन तो हमारे लूसन को बहुत डिस्टर्ब करती है। और दूसरी बात यह है कि लूसन की यील्ड जो है वो सारी की सारी रिलेटेड है एवापो ट्रांसपायरेशन से। सॉरी, कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं यूज कर रहा हूँ। हमारे कुछ कारपोरेट और पढ़े लिखे फार्मर्स के साथ साथ एक छोटा फार्मर भी मौजूद है, लेकिन ये मैं माजरत के साथ ताकि लोग, कारपोरेट लोग भी फॉलो कर रहे हैं मुझे। तो यील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवापो ट्रांसपायरेशन जो है लूसन का। जी, मैं आसान कर देता हूँ कि हमारी फसल जो है फील्ड में लगी हुई है जी, किसी कमरे में या लेबोरेटरी में नहीं है, और सूरज की रोशनी भी उसके पास मौजूद है, हवा भी चल रही है। तो वो जो पानी का लॉस होता है पत्तों से और उसके स्टेम से, जो इवेपोरेशन के जरिए बुखारात की शक्ल में उठता है और जो पौधा सांस लेता है, आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल भाई। अब आपने पानी जो है ना अपनी सॉइल कंडीशन को देख के लगाना है। अगर आपकी सैंडी सॉइल है, पानी जल्दी पी जाती है, खुश कर लेती है, तो कम अज कम 3 दिन पहले अपना पानी लगा के खत्म कर लें। और फिर आप, डिपेंड करता है कि आपके मेथड कौन सा है। स्प्रिंकलर आपके लगे हुए हैं, फ्लड इरिगेशन है, या आप फरोज पे क्रॉप लगाते हैं। फील्ड को देखते हुए आपने इस तरह लगाना है कि 3 दिन तक आपकी फसल जो है ना वो खुश्क हो जाए। ये सैंडी सॉइल की मैं बात कर रहा हूँ, रेतले रकबे की। अगर रकबा क्लेई है, हार्ड है, तो कम अज कम वो 7 दिन ले जाता है आखिरी पानी को खुश्क होने के लिए।
इसलिए हम कहते हैं कि पहला पानी को देख के लगाना है। जब आप कटाई करें, आपकी मशीनरी जब फील्ड में जाए तो उसके टायर्स से क्राउन और ये सारी चीजें डिस्टर्ब ना हो। जी, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने जी बड़ी प्यारी बात कही है कि आपको ज़मीन की ज़बान जानना आपके लिए ज़रूरी है। जी अगर आपकी ज़मीन जो है वो चिकनी है, जी अगर रेतली है, अगर आपने फरों पे लगाई हुई है, जी अगर स्प्रिंकलर के ज़रिए जा रहा है जी पानी, जी अगर फ्लड इरिगेशन है, जी ये सारी सूरतें मुख्तलिफ हैं, जी लेकिन इसका जवाब तो है वो तो फार्मर देगा। जी तो ये आपने अच्छी बात बताई। जी अब असल मेरा इंटरेस्ट क्या है, जी और फार्मर का इंटरेस्ट ये है कि उसकी पैदावार ज़्यादा हो, उसके कट ज़्यादा हो, उसकी फसल महफूज रहे, सेहतमंद रहे। जी अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, जी अपने किसान भाइयों के लिए, जी कि मैंने कट कर लिया, जी मैंने आपके कहने के मुताबिक 7 दिन या 3 दिन, जी जैसे मेरी ज़मीन है वैसे मैंने पानी लगा दिया। जी अब मैंने जब कट के उठा लिया उसको, जी उसके बाद जी उसकी दोबारा स्प्राउटिंग के लिए, जी उसकी ज़्यादा पैदावार के लिए जी मुझे कोई चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी या नहीं? जी अफसर साहब, उसमें ना ये है कि जब आप पहला कटाई करके अपनी फसल उठा लेते हैं तो क्रॉप को ना थोड़ा सा आप ग्रो करने दें। मतलब 3-4 दिन जब वो 2-3 इंच की फसल आपकी हो जाए, फिर आप बैलेंस्ड एनपीके के साथ सुरखाब एक बायो स्टिमुलेंट है वो आप स्प्रे भी कर सकते हैं, उसको फ्लड भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी क्रॉप जो स्ट्रेस है आ जाती है हीट की वजह से या विंटर की वजह से, वो क्रॉप स्ट्रेस से निकल आती है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है सुरखाब से, और फिर उसकी यील्ड भी बहुत अच्छी आती है, और प्लस क्वालिटी का फारिज जो है ना आपको मिलता है। तो ये एक मतलब है कि आप जो ही कट करें फौरन बैलेंस फर्टिलाइजर के साथ साथ आपने सुरखाब का स्प्रे और फ्लड करना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। आगे हम आते हैं, हमारा सेकंड आज जो नंबर है वो है डिजीज मैनेजमेंट का। देखें, ये जो लूसन है ना, इसमें मुख्तलिफ किस्म की डिजीज आती रहती हैं, बीमारियां। तो इसमें हमारे पास जो सीड्स आते हैं, सबसे पहले हमने देखना है कि सीड्स हमारे पास कौन से आ रहे हैं। अगर इंपोर्टेड सीड है तो, और सीड डिजीज रेजिस्टेंट है, कोशिश करें वो सीड सेलेक्ट करें। हमारे पाकिस्तान में जो मैंने इंपोर्टेड सीड यूज किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें इतनी बीमारियां नहीं है सिवाय 1-2 के। तो इसमें ज्यादातर मसला आता है स्क्लेरेंशिया का। वो सर ये है कि कॉटन टाइप आपके स्टेम के अंदर जब विंटर स्टार्ट होता है ना सर, सर्दी की वजह से उसकी जड़ों में एक बीमारी लगती है, जो स्लाइड्स पे आप देख भी रहे होंगे। तो उसमें ये होता है कि जड़ उसकी और स्टेम और पत्ते उसके ना डिजीज की वजह से गलना शुरू हो जाते हैं। वो एक लेसदार मादा निकलता है, इसको स्क्लेरेंशिया कहते हैं। इसके बाद आता है लीफ स्पॉट। लीफ स्पॉट जब आपका जो ही स्प्रिंग स्टार्ट होता है ना सर, और समर शुरू होता है, तो उसके अंदर लीफ स्पॉट आना शुरू होते हैं। लीफ के ऊपर ब्राउन और ब्लैक कलर के ना धब्बे नुमा दाग बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये भी हमारी जो वैरायटियां है ना, ये बहुत रेजिस्टेंट है। मैंने जो फील्ड में देखा है, थोड़ी मिकदार में आते हैं। इसको हम मैनेज कर सकते हैं। मैनेज इस तरह कर सकते हैं कि आप अपना कटिंग साइकिल जो है ना, वो इस तरह रखें कि जो ही इस तरह की बीमारी लगे फसल को काट दें। अगर थोड़ा सा आपको अर्ली काटना पड़े या तो उसको काट लें। दूसरा यह है कि इसको ओवर इरिगेशन ना दें। पानी अगर ज्यादा लगाते हैं, मौसम आप ठीक रखें, एनवायरनमेंट ठीक रखें, फिर ये बीमारियां नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद भी ये रिकॉर्डेड है सर, हुई हैं फील्ड के अंदर। तो मैंने क्या किया है सर, इसको जो बेस्ट फंजीसाइड हमारे अवेलेबल है मार्केट के अंदर, मैंने 1-2 दफा उनको स्प्रे किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो क्रॉप जो है ना स्ट्रेस से निकल आती है। कोई इतना ज्यादा मतलब डिजीज का इफेक्ट नहीं आया, लेकिन आती हैं। सर, ये आपने $1 मिलियन वाली बात कही है। मेरा तजुर्बा आप जितना तो नहीं होगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत तजुर्बा है, मैंने ये देखा है कि जब भी मेरी फसल पर कोई प्रॉब्लम आया है जी मुझे सोल्यूशन मिला है कि मैंने फौरी तौर पर उसको हार्वेस्ट कर दिया, जी चाहे वो 5 दिन पहले था जी या वो 7 दिन पहले था। जी उसके नतीजे के अंदर वो जो आपने सुरगाब जी और एनपीके का बताया, जी जब अगला उसका कट आएगा तो उसमें वो स्ट्रेस खत्म हो चुका होगा। एग्जैक्टली। तो अगर इस किस्म की कैफियत आती है, तो वो जो आपने बात फरमाई है पहले कि आपने कोशिश करनी है कि कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल ना करें, यस सीड आपका अच्छा हो, जी फिर मैनेजमेंट अच्छी हो, तो ये जी चीजें नहीं आएंगी। बिल्कुल ऐसे तो ही। मैं आई एग्री विद यू। अगर इम्यून पावर अच्छी है ना, हमारे इंसानों की भी अगर इम्यून पावर अच्छी होती है ना, तो बीमारियां लगती हैं तो कम लगती हैं या लगती ही नहीं है, तो हमारे अंदर ताकत होती है।
ये सुरखाब वो ताकत बिल्ड कर देता है हमारे पौधों के अंदर, जिससे होता क्या है कि अगर इस तरह की छोटी मोटी बीमारियां हैं तो वो बर्दाश्त करता है। हमारे थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, वो है इंसेक्ट मैनेजमेंट। देखें हमारे पास जो क्रॉप में यहाँ पे इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, वो एफिड्स है, इसी तरह वीवल्स हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो आर्मी वॉर्म की आती है। अब एफिड और वीवल्स ये थोड़ा बहुत है, मतलब इसमें आप ईटीएल लेवल वो नहीं होता है जो हम स्प्रे इसको रिकमेंड करें। लेकिन आर्मी वॉर्म जो ही मार्च स्टार्ट होता है तो आर्मी वॉर्म इसके साथ आना शुरू हो जाती है और ये क्रॉप को बहुत डैमेज करती है। एक तो ये चीविंग इंसेक्ट है सर, दूसरा ये है कि रात को निकलता है, तीसरा ये है कि कब क्रॉप बड़ी हो जाती है टॉप लीव्स के साथ साथ ये जो नीचे से ग्रो कर रहे होते हैं छोटे पौधे क्राउन के अंदर बैठ के उनको भी नुकसान पहुंचाता रहता है। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि कोई भी मार्केट से आप लोग आर्मी वॉर्म के अगेंस्ट जो है ना प्रोडक्ट बहुत आए हुए हैं, एमामेक्टन, लियोफिरॉन, इनके मिक्सचर्स हैं, वो आप अच्छे वाला इंपोर्टेड वाला एक दफा यूज कर लें और कोशिश करें कि कटाई से 7 दिन पहले कम से कम जरूर करें। 7 दिन के बाद अगर 2, 3, 4 दिन कटाई में रहते हैं तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपनी फसल काटें, उठाएं, जो ही धूप पड़ेगी वो इंसेक्ट सारे किल हो जाएंगे। फिर आप जब जो ही क्रॉप आप 2-4 लीव स्टेज पे या इंच के ऊपर आए फिर आप स्प्रे कर सकते हैं। खान साहब ये बहुत प्यारी बातें आप कर रहे हैं और ये कासिम नामा की ये खूबी होगी कि इसमें किताबी बातें नहीं है, प्रैक्टिकल बातें। जी सर। आर्मी वर्म के बारे में मेरा जाती तजुर्बा ये है जी कि जब कोई दवाई काम नहीं किया किसी ने जी तो मैंने उसको हार्वेस्ट कर दिया। एग्जैक्टली। और जब दोबारा जो है वो उसने ग्रोथ शुरू की उस वक्त मैंने देखा कि आर्मी वर्म है या नहीं है, और मेरा तजुर्बा ये है कि आर्मी वर्म गायब हो चुका था और वो धूप पड़ी और उसके वगैरह वगैरह। अब मेरा सवाल आपसे है कि ये तमाम तजर्बे जो आपने एमामेक्टिन और ये वगैरह वगैरह का बताया, कौन सा केमिकल था जिसके ऊपर या कॉम्बिनेशन थी जिसके ऊपर आप ये समझते हैं कि वो तीर बहादिफ नुस्खा था कि उसने ज्यादा काम किया, बजाय इसके कि हम लोगों को छोड़ दें कि मार्केट में जाके देख लें। हम अपने कासिम नामे की तजर्बे की बात करते हैं कि आपके तजर्बे में क्या चीज आई। सर जो मैंने प्रोडक्ट यूज किया है ना वो एमाफ्यूरान के नाम से है, एमामेक्टन और लियोफ्यूरान का मिक्सचर है और ये 8% कंपोजिशन में है और इंपोर्टेड फॉर्मुलेशन में है, लोकल फॉर्मुलेशन में नहीं है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है सर। अब नेक्स्ट आ जाता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन देखें, हमने ये देखना है कि क्रॉप को किस तरह हम रोटेट करें। रोटेशन क्यों जरूरी है, रोटेशन है क्या चीज, ये मैं आपको बताता हूँ। ये डिपेंड करता है आपके फॉर्म साइज पे, आपके क्रॉप की नीड पे, और फिर आपके वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट के ऊपर कितना उसको आप अटैक आ रहा है कि 5 साल में आप उस क्रॉप को रोटेट करना चाह रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए एक मैनेजमेंट जो है ना वो क्रॉप रोटेशन है। क्रॉप रोटेशन बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। इससे होता क्या है कि आपके डिजीज, आपके इंसेक्ट्स और आपकी सॉइल की फर्टिलिटी और हेल्थ जो है ना उसकी इंप्रूवमेंट के लिए क्रॉप रोटेशन बहुत जरूरी है। अब क्रॉप मैंने रोटेट करनी है या नहीं करनी, ये कैसे हमने डिसाइड करना है, ये हमने देखना है कि सबसे पहले जब आप लास्ट कट ले लें, जो भी मंथ आपका चल रहा हो, आई मीन के कोई अगस्त होगा या जुलाई के अंदर, आप अपने फील्ड में जाएं, 1 फुट बाय फुट का एक स्क्वायर बना लें, वो फील्ड में फेंकें मुख्तलिफ जगहों में जाके, और स्टेम्स जो है ना वो स्टेम जो हमने काटने हैं जो हेल्दी हैं उनको काउंट कर लें। अगर वो स्टेम पर स्क्वायर फुट 50 से नीचे आ रहे हैं सर, तो फिर आप लोग उसको खत्म कर सकते हैं। उसको ये स्टैंड हमारे लिए हमारी क्वालिटी, यील्ड और सारी चीजें डिस्टर्ब करेगा। अगर ये 50 स्टेम्स पर स्क्वायर फुट से ऊपर है प्लांट आपके पास, डेंसिटी स्टैंड आपका बहुत अच्छा है सर, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आपने बहुत प्यारी बात कही है और ये एक प्रैक्टिकल आदमी ही बात कर सकता है कि जब मैंने अपना वो 1 स्क्वायर फीट वाला मैंने वो जो तार का बना हुआ मैंने फेंका है एट रैंडम, और मैंने देखा कि उसके अंदर 50 से कम है, इसका मतलब ये है कि मेरी जो फसल है वो अपनी उम्र पूरी करती जा रही है, अब उसका बढ़ापा शुरू हो गया है। कि उसके लिए बेहतर ये है कि अब मैं उस फसल को खत्म कर दूं और वहां पर कोई और फसल लगा दूं। मैं आपको जाती तजुर्बा इसमें ऐड करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब इस किस्म की कैफियत आई, मैंने उसके बाद गंदम लगाई। उस गंदम की पैदावार तमाम फील्ड्स के मुकाबले में ज्यादा थी,
और रीजन उसकी ये थी कि ये 4 साल और 5 साल जो अल्फाल्फा था ये जमीन की जरखेजी में इजाफा कर रहा था जी और उसके नतीजे में उसका असर आने वाली फसलों पर हुआ। जी तो ये रोटेशन जो है जी ये आप अपने फार्म साइज के मुताबिक जी ये आप करते रहें, जी इससे जमीन की बेहतरी भी होगी जी और आपकी पैदावार भी अच्छी होगी। जी दैट इज अ गुड मैनेजमेंट। जी बिल्कुल जी सर, मैं आपके इस एक्सपीरियंस से जो है ना एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने ये किया हुआ है ऑलरेडी फार्म्स के ऊपर अपने पे, जिसमें मुझे डिजीज के इशू आए थे, पेस्ट के इशू आए थे। जब क्रॉप रोटेट किया तो नेक्स्ट क्रॉप भी मुझे अच्छी मिली सर, और फिर वो पेस्ट भी मैनेजमेंट मेरा अच्छा हो गया सर। तो लास्ट टॉपिक पे आते हैं। आज का लास्ट टॉपिक जो मेरा है ना सर, वो है हार्वेस्टिंग और कटिंग साइकिल जो है ना, वो हमने किस तरीके से मैनेज करना है। अपनी क्रॉप को 5 साल से लेके हम चल रहे हैं, हर महीने हमने काटना है, तो उसको हमने क्या किस तरीके से काटना है, कितने दिनों पे काटना है। सबसे पहले आप अपने जो है ना गोल्स सेट कर लें। गोल्स का मतलब यह है, आपने देखना यह है कि मेरी क्रॉप की क्वालिटी ठीक रहे, आपने देखना यह है कि मेरी यील्ड डिस्टर्ब ना हो, आपने देखना यह है कि मेरी क्रॉप की ग्रोथ जो है कटिंग के बाद जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। ये 3 फैक्टर हैं जो कटिंग साइकिल को डिसाइड करते हैं। कटिंग साइकिल से मुराद यह है कि आपके दिन कितने दिनों के बाद हमने फसल काटनी है। तो सर इसमें ना जो 25 से 28 दिन, एक सादा सा फार्मूला है आम फार्मर के लिए, आम किसानों के लिए, कि 25 से 28 दिन की जब आपकी फसल कंप्लीट हो जाए तो आपकी क्वालिटी भी ठीक रहती है, आपको यील्ड भी ठीक ठाक मिलेगी, और आपका सेकंड कट के बाद जो ग्रोथ आ रही है ना वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये सारी क्वालिटीज आपकी पूरी हो रही हैं। अगर आप फीड की क्वालिटी के हवाले से देखें तो RFQ वैल्यू है, जिसमें फॉरेज की क्वालिटी हम देखते हैं, और इस तरह NDF है वो उसकी क्वालिटी देखते हैं। तो ये इस पैरामीटर के अंदर आके आप ठीक रहते हैं। या एक आप फार्मर है, उसको दिन याद नहीं रहते, कहीं चले गए थे, वापस आके देखा कि क्रॉप मेरी काटने के काबिल हो गई है, दिनों का अंदाजा नहीं है, तो सबसे आसान हल यह है कि फील्ड में जाएं, क्रॉप को चेक करें। अगर उसके अंदर बड आ रहे हैं तो अर्ली बड पे काटेंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। लेट बड पे काटेंगे, जो बड ये है कि वो दाने फूल निकलने से पहले जो डंडी सी बनती है उसको हम बड कहते हैं। अगर आप लेट बड पे काटेंगे तो क्वालिटी थोड़ी सी मतलब डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाएगी। अब अगर फ्लावरिंग 5% पे जाएंगे तो क्वालिटी मतलब मीडियम हो जाएगी। अगर बिल्कुल फ्लावर पे क्रॉप चली जाएगी तो क्वालिटी हमारी बहुत कम हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आप अपने गोल के मुताबिक, गोल ये है कि हमने क्वालिटी का साइलेज लेना है, तो कोशिश ये करें कि अर्ली बर्ड या लेट बर्ड इसमें कटाई कर दें, और ये आपका टाइम फ्रेम आ जाता है 25 से 28 दिनों के दरमियान। अच्छा, ये मेरे जो सुनने वाले हैं, मैं सवाल तो मैं खास करना चाहता हूँ खान साहब से, लेकिन मैं फायदा उठाना चाहता हूँ कि ये एक रिलेटेड चीज है। एक बात याद रखें आप कि ये पूरे साल की फसल है और इसने 5 साल चल रहा है। ये टेम्परेचर जब आपका कम होगा, सर्दी होगी, तो फिर शायद ये 25 और 28 दिन का फार्मूला जो है ये थोड़ा सा आपको लंबा करना पड़े। एग्जैक्टली। उस वक्त फिर आप 10% फ्लावरिंग पर आएंगे, वही बड वाला जो आप बता रहे हैं। yes. और अगर सख्त गर्मी अचानक आ गई तो उस वक्त शायद ये आपको 25 के बजाय 21 दिन पे काटना पड़े। तो ये तो है एक स्टैंडर्ड फार्मूला। अब जो सवाल है मेरा खान साहब से, और इन्होंने बहुत प्यारी बात कही है, आप लोगों ने शायद नोट नहीं की लेकिन मैंने नोट की है, और वो बात ये है कि अगर आप एमामेक्टिन आर्मी वर्म के खिलाफ अगर आप कोई जहर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 7 दिन पहले काटने से पहले इस्तेमाल करें, 4 दिन पहले ना करें। जी सर, इसकी कोई रीजन बताएंगे? शुक्रिया सर, बहुत ही प्यारा सवाल आपने पूछा है। देखें, सबसे बड़ी रीजन ये है कि हम ये फॉरेज अपना यूज करते हैं अपने एनिमल्स के लिए, और एनिमल्स बहुत अहम है हमारे लिए। तो कारपोरेट कल्चर के साथ साथ आम फार्मर जिसकी 1-2 गाय भैंसे हैं वो भी यूज कर रहा है, तो वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितने हमारे कारपोरेट डेयरीज हैं सर। तो ये एनिमल्स की हेल्थ के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, रूमन में जाके उनको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं ऑन सेफर साइड आप 7 दिन का उसको टाइम दें, ताकि जहर जो है हमारे फॉरेज में आगे एनिमल्स में मुंतकिल ना हो। तो इससे होता यह है कि सर ये 7 दिन के अंदर जो इसका रेजिडुअल इफेक्ट है ना सर, पेस्टिसाइड्स का या केमिकल्स का, वो खत्म हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि 7 दिन सेफर साइड पे आप लोग इसको रख के स्प्रे करें। थैंक यू वेरी मच खान साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। ये जो नेक काम करने वाले और खैर का काम करने वाले, कि ना मैंने यहाँ से कुछ लेना है और ना आप यहाँ से कुछ ले रहे हैं जी,
ये 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, जी सर। तो ये अल्लाह ताला ही हमें अजर देगा इसका। आमीन। ये कासिम नामा जो है बज़ाहिर तो ख़त्म हो गया है, लेकिन असली कासिम नामा जो है वो अगली किस्त में होगा, जहां आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। इसलिए कि खान साहब मुझे भी बता रहे थे, मैं भी महसूस करता हूँ, कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा है कि जो जहां आपने इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल किए जी हमें उसका पता नहीं चला। जी। तो वो जो प्रोग्राम होगा जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, आप उसमें सवाल करें। ऑलरेडी सवाल जो है वो महफूज हैं, और जो नए आएंगे वो इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम के अंदर खान साहब से गुजारिश करेंगे कि अब कासिम नामे को कंप्लीट कर दीजिए, और उसके बाद फिर हम किसी और टॉपिक की तरफ खान साहब की खिदमत जो हैं और इनके तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।